हेलो प्लस टू क्लास, आपका फिर से स्वागत है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता लेकर। और इस कविता का शीर्षक है गीत गाने दो मुझे। परंतु इस कविता को शुरू करने से पहले इस कविता की जो प्री रिक्विजिट है, यानी जो पहली स्थिति है, किन परिस्थितियों में ये कविता लिखी गई है और निराला जी का किस प्रकार का मन में विचार उठाया जिससे प्रेरित होकर उन्होंने ये कविता जो है वो लिखी है। तो देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जैसा कि हम जानते हैं, छायावाद के जो है वो एक बहुत ही कर्मठ कवि हैं और उनकी समकालीन जीवन का यथार्थ जो है वो उनकी कविताओं में देखने को मिलता है। ये हम सभी जानते हैं, जीवन परिचय में भी आप ये बात पढ़ सकते हैं। परंतु जिस प्रकार मानवता जो है वो धीरे धीरे उसका ह्रास होता जा रहा है, धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, इस बात को लेकर निराला जी जो है वो बहुत ही ज्यादा चिंतित हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि शायद किसी न किसी रूप में मानवता का पतन जो है वो होता जा रहा है। मनुष्य जो है वो इतना स्वार्थी होता जा रहा है। स्वार्थी होने के साथ साथ मनुष्य जो है वो भावों के प्रति क्षीण होता जा रहा है। उसके भाव जो है वो एक दूसरे के प्रति जो वेदना है, प्रेम है, सौहार्द है और भ्रातृभाव की जो भावना है वो आपस में खत्म होती सी प्रतीत हो रही है। इसी बात से प्रभावित होकर अपने मन में कुछ विचार लेकर निराला जी ने इस कविता को जो है वो प्रस्तुत किया था। तो आइए हम इस कविता की पंक्तियों को जो है वो यहाँ देखते हैं और इसका अर्थ जानने की कोशिश भी करते हैं। तो निराला जी क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं, गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को। गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को। अब यहां पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो है इस संसार में मानवता का ह्रास होते हुए देखकर बहुत दुखी होते हैं और वो कहते हैं कि मुझे एक ऐसा गीत गाने दो कि जिससे मनुष्य की जो सांसारिक वेदना है, वेदना, पीड़ा, दुख इस संसार में जो व्याप्त है, उस गीत से मैं उस वेदना को जो है वो रोक पाऊं। तभी तो कह रहे हैं वो कि गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को। यानी संसार में व्याप्त जो पीड़ा है उसे रोकने के लिए मुझे जो है वो एक गीत गाने दिया जाए। और फिर क्या कहते हैं? वो कहते हैं, चोट खाकर राह चलते होश के भी होश छूटे। देखो कितनी बढ़िया लाइनें हैं। वो कहते हैं कि चोट खाकर राह चलते होश के भी होश छूटे। यानी कैसा समय आ गया है कि जो व्यक्ति होश में है वो ऐसी राह पर चल रहा है, सब कुछ जानते हुए भी एक ऐसी रिडल बन चुका है, एक ऐसी पहेली बन चुका है जो वो मनुष्य, कि होश में होने के बावजूद भी वो राह में इस प्रकार चलता है कि गलतियों पे गलतियां किए जा रहा है, जानबूझकर गलतियां किए जा रहा है और चोट इस कदर खाता है कि होश आने पर भी जो है वो उसके क्या है, होश छूट जाते हैं। अर्थात सब कुछ जानने के बावजूद भी मनुष्य जो है वो गलतियां करता है। इस बात से आहत होकर वो क्या कह रहे हैं कि चोट खाकर राह चलते होश के भी होश छूटे। राह पे चलना यानी हमारी जीवन यात्रा, हमारी जीवन के पथ पर जो हम यात्रा कर रहे हैं, जिस राह पे हम चल रहे हैं, उस पे जो होश युक्त व्यक्ति भी जो है वो इस कदर ठोकर खा रहे हैं कि उनके भी जो है वो होश उड़ जा रहे हैं। इस प्रकार जो है वो मानवता का ह्रास होता जा रहा है।
फिर क्या कहते हैं, वो कहते हैं हाथ जो पाथेय थे। देखो पाथेय को अंडरलाइन किया गया है। पाथेय का अर्थ है संबल यानी सहारा। जिस प्रकार हम जानते हैं कि जब तक मनुष्य के हाथ पैर सलामत होते हैं वो उसका सबसे बड़ा सहारा होते हैं, क्योंकि हाथों से ही मनुष्य जो है वो सब कुछ करता है, हाथों से ही जो है वो कमाता है, हाथों से ही खाता है। और वो क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं हाथ जो पाथेय थे, कि ए मनुष्य तेरे ये जो हाथ जो कि तेरा सहारा थे, क्या हो गया है, ठग ठाकुरों ने रात लूटे। ठग ठाकुर किसे कहा गया है, ठग ठाकुर कहा गया है ऐसे मालिकों को जो कि ठगते हैं लोगों को अपने स्वार्थ के लिए, झूठ बोलते हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपना मनोरथ सिद्ध करने के लिए। जो मालिक लोग हैं वो अपने काम करने वाले जो उनके साथ काम करते हैं या उनके जो नौकर होते हैं उनके साथ जो है वो क्या कर रहे हैं, वो उनके साथ ठगी कर रहे हैं, उन्हें लूट रहे हैं, और उनका जो सहारा है उस सहारे को भी जो है वो रातों रात ही जैसे मान लो लूट रहे हैं। अज्ञानता के अंधेरे में जो है वो इस काम को जो है वो कर रहे हैं। तो इसी बात को जो है वो किस तरीके से कहा गया है, छायावाद क्या है, वो कह रहा है कि हाथ जो पाथे थे ठग ठाकुरों ने रात लूटे। छायावाद यही कहता है कि ए मनुष्य तू मालिक के रूप में जो है वो अपने नौकरों को क्यों लूट रहा है। रात किसको कहा गया है, अज्ञानता को कहा गया है, कि अज्ञानता में रहकर जो है वो तुम ये नहीं पता तुम्हें कि तुम क्या करने वास्तव में जा रहे हो। तुम अपने ही व्यक्तियों को, जो व्यक्ति खुद के लिए भी कमाते हैं और अपना सहारा होते हैं, तुम उनका सहारा भी जो है वो रात भर में ही छीन लेते हो। इसलिए वो कहते हैं कि हाथ जो पाथे थे ठग ठाकुरों ने रात लूटे। और आगे क्या कहते हैं, कंठ रुकता जा रहा है, कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल देखो। देखो भविष्य की कल्पना की गई है। काल किसे कहा गया है, मृत्यु। और मृत्यु वास्तव में ये नहीं कि कोई मनुष्य जो है वो जब शरीर त्याग देता है केवल उसी की मृत्यु होती है। एक इंसान अपने जीवन काल में एक बार नहीं मरता, एक बार सिर्फ उसका शरीर मरता है, परंतु कई मर्तबा कई बार उस मनुष्य की आत्मा मरती है, उस मनुष्य का जमीर मरता है। परंतु कब कब मरता है, जब जब भी वो गुनाह करता है, जब जब भी वो गलत कार्य करता है। देखो मनुष्य की जो है वो बेटा एक ऐसी विडंबना रही है कि जब जब भी वो बड़े अच्छे काम करता है और मान लो उसके उन अच्छे कामों को कोई भी व्यक्ति देख नहीं रहा होता है, परंतु वो एक बात का दावा करता है कि भाई मैंने इतना अच्छा काम किया है, कोई तो नहीं देख रहा, कोई बात नहीं, मगर ऊपर वाला तो देख रहा है, वो ईश्वर तो देख रहा है। परंतु जब वो गलत कार्य करता है तो उस गलत काम को करने के लिए वो अकेली जगह को ढूंढता है कि मैं अकेली जगह में जाऊंगा तो मुझे कोई नहीं देखेगा। परंतु वो मूर्ख ये बात भूल चुका होता है कि जब प्रभु जो है आपके अच्छे कामों को देख सकता है तो वो क्या आपके बुरे कामों को नहीं देखेगा, अवश्य देखेगा। इसलिए कवि कहता है कि भविष्य की कल्पना को करते हुए कहता है कि मानवता का जिस प्रकार ह्रास हो रहा है तो मानवता खत्म हो रही है। एक प्रकार से मानवता का खत्म हो जाना मनुष्य के काल का नजर आना है। जब एक मनुष्य मनुष्य को समझेगा ही नहीं तो वास्तव में मानवता ही जो है वो नहीं रहेगी, तो मनुष्य का काल जो निश्चित है। तो इसीलिए कवि जो है वो किस प्रकार कह रहे हैं, वो कहते हैं कि कंठ रुकता जा रहा है, कंठ रुकता जा रहा है अर्थात कि मनुष्य जो है वो अपने जीवन को जो है वो एक प्रकार से उसका जीवन रुकता जा रहा है, क्योंकि उसे मानवता के ह्रास में अपने काल आता हुआ जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। और इसी बात को कवि जो है वो इंगित कर रहा है कि देखो अगर आप मानवता को त्याग दोगे तो आपका काल जो है वो भविष्य में निश्चित है। तो यही बात जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी अपनी इन पंक्तियों में कह रहे हैं। आगे की पंक्तियों में देखिएगा,
भर गया है जहर से। अब देखिएगा जहर, इसकी प्रतिछाया देखो, इस शब्द की प्रतिछाया कहां कहां पर पहुंचाई है। यहां कहा गया है भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर। संसार हार खाकर जहर से कैसे भर गया भाई? देखिएगा, हम मनुष्य जो है बेटा अपनी जिंदगी में कई तरह के काम करते हैं, कई तरह के लक्ष्य जो है वो हम लोगों ने संजोए होते हैं कि हम इस काम को करेंगे, या घर से जब हम किसी काम के लिए निकलते हैं तो कोई प्रयोजन अपने मस्तिष्क में, अपने मन में जो है वो लेकर चलते हैं कि आज मैं ये कार्य करूंगा। परंतु जिस प्रकार की सोच लेकर वो निकला होता है, यदि मान लो किसी व्यक्ति की अच्छी सोच है तो उसे समस्त संसार अच्छा दिखाई देता है, परंतु जब जब भी उसे अच्छाई वास्तविकता में वापस में नहीं मिलती, वापसी में नहीं मिलती, जिस चीज की वो उम्मीद करता है, जिस बात की वो अपेक्षा रखता है दूसरों से, जब जब भी उसे नहीं मिलते हैं तो वो व्यक्ति जो है वो क्या हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। और उन्हीं हताश व्यक्तियों में कवि जो है वो हम सबको देखता है, और वो उसकी देखो कवि की कल्पना कितनी दूर तक है। वो कहता है कि भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर, यानी समस्त संसार जैसे मान लो अपने कृत्यों से हार खाकर जो है वो इतना ज्यादा क्षीण हो गया है कि उसके मन में जहर भर गया है कि यदि मैं सफल नहीं हुआ तो शायद कोई और भी सफल ना होने पाए। वो व्यक्ति किसी दूसरे को भी सफल होने के लिए जो है वो तैयार नहीं होता, उसे भी तैयार होने से जो है वो उसे पीछे हटाएगा। तो इस प्रकार की मानसिकता का जहर जो है मनुष्यों के अंदर भर चुका है। तभी तो निराला जी कहते हैं कि भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर, देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय ना पाकर। बड़ी हैरानी की बात होती है कि लोग जब एक दूसरे को बड़ी हैरानी से देखते हैं कि जब जब भी उन्हें पता चलता है कि ये वो व्यक्ति तो है ही नहीं जो वास्तव में होना चाहिए। कहने का तात्पर्य नाम से नहीं है बेटा, कहने का तात्पर्य ये है कि यदि मैं व्यक्ति जो है वो अपना नाम जो है वो मैं गलत बता देता हूं, नाम में क्या रखा है, परंतु एक व्यक्ति की जो छवि है, जिस प्रकार की छवि जो है वो सबके सामने प्रस्तुत करता है, ठीक है, जिस प्रकार से वो अपने आप को लोगों के सामने प्रोजेक्ट करता है और जो उम्मीद करता है बाकियों से, उस परिस्थिति से या उस स्थिति में जब जब भी व्यक्ति जो है दूसरे किसी व्यक्ति को अपना गलत परिचय देता है, यानी अपनी वास्तविकता, अपने मन की जो छवि है, वास्तविक छवि है, जब जब भी उसको नहीं दिखाता, या दूसरे मनुष्य को यह पता चलता है कि ये व्यक्ति तो वैसा है ही नहीं, तो मनुष्य जो है वो हैरान हो जाता है। तभी तो देखो मिर्जा गालिब की मुझे एक बात याद आ रही है। वो कहते हैं कि हर आदमी में होते हैं 10 आदमी, जिसको भी देखो बार बार देखो। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि बड़े कम मनुष्य होते हैं जो एक फ्लैट कैरेक्टर होते हैं, एक गठित संगठित चरित्र होते हैं, बहुत बड़े कम होते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो व्यक्ति होते हैं, जिस जैसे हम लोग भी अपने आप को कह सकते हैं कि जिस प्रकार हम अपने घरों में रहते हैं, क्या हम वास्तव में वैसे ही बाहर भी रहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। हम हर समय में अपने व्यक्तित्व को बदलते रहते हैं, क्योंकि शायद ऐसा है कि हमने कभी अपने व्यक्तित्व को जानने की कोशिश नहीं की है कि हमें हमारे अंदर जो वास्तविकता है वो वास्तविकता क्या है। बड़े बड़े जब हम ग्रंथों को पढ़ते हैं, एथिक्स को पढ़ते हैं, तो उनमें ये बात मुख्य रूप से लिखी गई होती है कि मनुष्य को जो है वो सबसे सर्वप्रथम स्वयं को पहचानना चाहिए कि हम वास्तव में हैं क्या, हम वास्तव में कौन हैं, और क्या जो वास्तविकता जब हम अपनी जान पाएंगे, क्या वही वास्तविकता हम बाकी के लोगों को दिखाएंगे। यही बात जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो है वो कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय ना पाकर, बुझ गई है लौ प्रथा की। प्रथा को अंडरलाइन किया गया है, प्रथा पृथ्वी संसार। वो कहता है कि बुझ गई है लौ प्रथा की। अब लौ से हमारा अर्थ यहाँ पर किसी रोशनी से नहीं है,
वास्तविक रोशनी से नहीं है, मगर एक ऐसी रोशनी से है जो मानवता की रोशनी है, प्रेम की रोशनी है, भ्रातृभाव की रोशनी है। कवि कहता है कि हमारी धरती की मानवता की रोशनी, भ्रातृभाव की रोशनी तो जैसे मानो बुझ गई है, और हमें क्या करना है? जल उठो फिर सींचने को। देखो पाठकों से क्या उम्मीद कर रहा है, कितना अच्छा विचार प्रस्तुत कर रहा है। और वो हमें कहता है कि जल उठो फिर सींचने को, यानी हमारी पृथ्वी की जो लौ जो है, मानवता रूपी लौ जो है, जो कि बुझ गई है, उसी बुझी हुई लौ को पुनः सींचने के लिए, हे इस धरती के वासियों, हे इस धरती के लोगों, हे मेरे भाइयों, माताओं, बहनों, तुम उठो, जागो और स्वयं को इस कदर जलाओ कि हम दोबारा से इस पृथ्वी पर मानवता का जो है वो सींच सके। अब जलाने से हमारा मतलब ये नहीं है कि हम भाई फटाफट से माचिस की तीली निकालें और स्वयं को आग लगा लें, ये कतई अर्थ नहीं है। जलाने से देखो कितने अर्थ निकलते हैं, यही तो है छायावाद। जल उठो फिर सिंचने को। जल उठने का मतलब क्या है? अपने आप को निखारो। जैसे सोना होता है ना बेटा, आपने देखा होगा किसी सुनार को, सुनार भी जो है वो क्या करता है, सोने को जो है वो आग में बहुत ज्यादा देर तक जो है वो उसको तपाता है, और तपने के पश्चात उसके जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और सोना जो है वो एकदम निखर कर निकलता है। तो मानवता वही सोना है, और उसी मानवता के सोने को निखारने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जलना होगा। हमें किसमें जलना होगा? हमें मानवता की उस आग में जलना होगा, प्रेम की उस आग में जलना होगा, भ्रातृभाव की, सहनशीलता की आग में जलना होगा। तभी जाकर जो है वो हम अपनी इस पृथ्वी की लौ को वापस ला सकते हैं। हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के इस स्वच्छंद विचार को, इस सुंदर विचार को जो है हम तभी साकार कर सकते हैं। तो बेटा यही छोटी सी कविता जो थी, गीत गाने दो मुझे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। मुझे उम्मीद है कि आपने इसे एंजॉय भी किया होगा, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के इस कविता के पीछे क्या उद्देश्य है उनको भी समझा होगा। और हम किसी भी कविता को जब पढ़ें तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो कविता केवल पुस्तकों में रह जाए, हमारी कॉपियों में रह जाए, या हमारे मस्तिष्क में रह जाए। हमने उस कविता को आत्मसात करना होता है। ये जो बड़े बड़े कवि हैं, ये हमारे समाज के डॉक्टर्स हैं, जो कि हमें अपनी कविताओं के जरिए एक प्रेस्क्रिप्शन देते हैं, एक दवाई देते हैं हमें कि आपने किस तरीके से इस समाज को जो है वो, या समाज को हम क्यों सुधारें। जब हम स्वयं ही सुधर जाएंगे तो समाज अपने आप ही सुधर जाएगा। अपने अंदर की मानवता को जगाने का प्रेस्क्रिप्शन उन्होंने इसी पॉइंट से दिया हुआ है। देखने में ये चंद लाइनें हैं, मगर बेटा ये चंद लाइनें एक ऐसी बात को जो है वो एक ऐसा सार लिए हुए है, जो कि जब हम उस सार को समझेंगे और उस सार के ऊपर हम चलेंगे, जब उसका अनुसरण करेंगे, तो वास्तविकता में मानवता को हम जीवित रखने में सक्षम रहेंगे। उनके द्वारा लिखी गई ये कविताएं ये व्यर्थ नहीं जाएंगी। अब उन्होंने तो अपना कार्य कर दिया है, अब हमें अपना कार्य करना है। तो ये कविता आपने जो है वो एंजॉय की, इसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं आप लोग खुद कीजिएगा। यदि आपको कोई समस्या पड़ती है तो तुरंत मुझसे संपर्क कीजिएगा। तो आज का ये छोटी सी कविता यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट कविता बहुत ही जल्द जो है वो हम लेकर आएंगे आपके सामने। तब तक धन्यवाद।